आप सब लोगों को नमस्कार। जी, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आज हमारे जो पॉडकास्ट है उसमें जो गेस्ट हैं वो है स्नेहा गीते। स्नेहा जी जो हैं उनको न्यूट्रिशन फील्ड में करीब 9 साल का एक्सपीरियंस है एज़ अ सीनियर डायटीशियन। तो आज हम जो बात करेंगे खाने-पीने से रिलेटेड बात करेंगे, तो आप बुक और पेन लेके बैठ जाइए कि भई वो जो-जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके लिखने के काम आ जाएगा। और उनको 9 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने मिलेगी और पता चलेगी। हम आज डाइट के बारे में बात करने वाले हैं, हम वेट के बारे में बात करने वाले हैं, हम क्या जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम कैसे क्या-क्या चीज़ें हम कंज़्यूम करें, खाएँ-पिएँ जो हमारे जो हेल्थ है, जिसे हम बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, वो कहीं न कहीं हमारे लिए काम आएगा। तो नमस्कार स्नेहा जी। नमस्कार। अच्छा स्नेहा जी, आप अपने बारे में कुछ पहले थोड़ा बताएँगे? आप अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे? जी, ज़रूर, ज़रूर। मेरा नाम है डायटीशियन स्नेहा गीते। मुझे टोटल 9 इयर्स का एक्सपीरियंस हुआ है इस डायटीशियन फ़ील्ड में। ये जो न्यूट्रिशन फ़ील्ड है, इसमें लोगों तक अच्छी सेहत के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, अच्छे डाइट प्लान्स देना ताकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए, ये मेरा मेन काम है। और इन 9 साल में बहुत सारे लोगों को हेल्प की है मैंने, 4000 से ऊपर पेशेंट्स को और लोगों को जिनको वेट मैनेजमेंट करना है या कोई मेडिकल इश्यूज़ है जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या फिर उनका कोई किडनी या लिवर इश्यू है, तो उसको सॉर्ट आउट करने में विद द हेल्प ऑफ डाइट मैंने हेल्प किया है। अच्छा स्नेहा जी, ये बताइए कि न्यूट्रिशन क्या होता है? अब हमने ऐसे सुना है न्यूट्रिशन, पर ये न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है? न्यूट्रिशन यानी आप जो खाना खाते हो, ओके, पूरे दिन में आपके बॉडी में जिस तरीके का खाना जाता है, उससे आपको जो पोषण मिलता है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। तो सादे शब्दों में कहा जाए तो पोषण का मतलब जो है वो न्यूट्रिशन होता है। आपके बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, फैट जा रहा है, जिस खाने में जितनी मात्रा में आपके बॉडी में जा रहा है, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर अच्छी मात्रा में जा रहा है तो आपकी बॉडी को वो सेहतमंद होगा। अगर वो कम मात्रा में जा रहा है या बहुत ज़्यादा जा रहा है तो शायद उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके। और अगर हम ये देखेंगे न्यूट्रिशन में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिशन और एक मैक्रो न्यूट्रिशन, ये दोनों में क्या फ़र्क है? जी, जी। जब भी हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ओके, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे खाने में हमें मिलता है। इसके लिए उसे कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत कम मात्रा में हमारे खाने में हमें मिलते हैं। और जो जिसमें आता है विटामिन्स और मिनरल्स, और ये हमें मिलते हैं फलों से और सब्जियों से। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, मैक्रो और माइक्रो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप करते हो तो उससे आपको टोटल न्यूट्रिशन मिलता है। ओके। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे इसका बेनिफिट क्या होता है? मतलब हमारी बॉडी में इसका फ़ायदा क्या होता है? अगर हम ये न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट? सी बेसिकली आप खाना खाते हो, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप जी पाओगे? आपकी बॉडी को अगर पूरे दिन काम करना है तो एनर्जी की ज़रूरत है, बराबर है? आपके मसल्स अगर बिल्ड करने हैं तो खाने की ज़रूरत है, बराबर? अगर आपको आपकी स्किन अच्छी रखनी है, आपके हेयर अच्छे रखने हैं, आपकी इम्यूनिटी अगर आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, ओके? किसी भी बीमारी से अगर आपको दूर रहना है तो आपको खाना तो खाना ज़रूरी है, बराबर है? तो यही जो आप नॉर्मल खाना खाते हो वही होता है न्यूट्रिशन, वही होता है पोषण। लेकिन कितनी मात्रा में आपको लेना है, किस चीज़ की आपके शरीर को ज़्यादा ज़रूरत है और कितना उसका बैलेंस रखना है, इसके लिए ये न्यूट्रिशन जो है ये फील्ड स्पेशली डेवलप हुआ। बाकी खाना तो हम लोग पहले से खा रहे, हमारे सब एंसेस्टर्स खा रहे, लेकिन उनको कभी कोई हेल्थ इशू हुई नहीं थी क्योंकि उनके खाने में केमिकल एडेड नहीं था, प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं थे, नेचुरल तरीके से बनता था, राइट? तो उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहती थी। डायरेक्ट फ्रॉम द फील्ड टू द प्लेट, ऐसा उनका ये था, रेशियो था। लेकिन अभी क्या है कि फील्ड से लेके यहाँ हमारे प्लेट तक आते आते बहुत सारी प्रोसेसिंग, बहुत सारा स्टोरेज, बहुत सारे केमिकल इंजेक्शन, ये सब होता है। तो उससे हमारी बॉडी में क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये अप एंड डाउन होने लगते हैं, डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाता है। इसके लिए एक प्रॉपर मात्रा में ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस रखने के लिए डाइटिशियंस हेल्प करते हैं। चलिए, आपने डायटीशियन हेल्प करता है ये बता दिया, पर आज के मॉडर्न ज़माने में, आज की हेक्टिक लाइफ में जो डायटीशियन है, उनका क्या रोल होता है आज के मतलब डाइट के मामले में? क्या रोल होता है उनका? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल का जो खाना है डायरेक्ट जो फार्म से लेके हमारे प्लेट तक नहीं आता है, बराबर?
बहुत सारे केमिकल्स है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स है, क्योंकि उनको स्टोरेज रखना है बहुत बहुत दिन तक, 10-10, 15-15 दिन तक उसकी ड्यूरेशन, उसकी लाइफ स्पैन, शेल्फ लाइफ बढ़ा नहीं है, बराबर है। तो जब हमारी प्लेट तक आता है, हमारे बॉडी में जब वो जाता है, और कुकिंग टेक्निक्स भी बहुत सारी गलत हो चुकी है आजकल, बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग हो रहा है या रॉ खाना बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिशन जितनी मात्रा में 100% हमारे बॉडी को मिलनी चाहिए, उससे मे बी 50% या 30% ही मिलती है। तो क्या होने लगता है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है, उनको लगता है अरे मैं तो नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आने लगती है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, जैसे विटामिन डी कम हो गया, B12 कम हो गया, या आपका थायराइड लेवल, TSH लेवल्स बढ़ गए, या फिर आपको शुगर लेवल्स हाई हो गई। तो ये कैसे हो रहा है? खाना तो आप वही खा रहे हो जो सब लोग खा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी बॉडी जो है वो गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये जो है, इसकी जो जड़ है, ये मूल है, ये डायटीशियन फाइंड आउट करती है, और वो हेल्प करती है ताकि आपके ही नॉर्मल खाने में आप क्या चेंजेस कर सको, क्या बैलेंस ला सको, ताकि आपको ये डेफिशिएंसीज जो है वो कवर हो जाए और आप एक अच्छी सेहतमंद लाइफ जी सकें। सी इट इज़ बेसिकली, डायटीशियंस क्या करती है, इट इज़ लाइक हेल्पिंग यू प्रिवेंशन रादर देन क्योरिंग। डॉक्टर्स के पास जब होने के बाद हम जाते हैं, कुछ होने के बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं ताकि दवाइयाँ लें और ट्रीटमेंट लें। डाइटिशियंस उसके पहले ही आपको गाइड करते हैं ताकि वो आप लेवल तक पहुँचे ही ना। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, बहुत बार ऐसा हो जाता है क्योंकि हम लोग जिम जिम जाते हैं, तो एक होता है डायटीशियन होता है और एक जिम हम बोल सकते हैं कि फिटनेस ट्रेनर होता है, फिटनेस कोच होता है। तो कभी-कभी हम लोग जैसे कि फिटनेस कोच से ही पूछ लेते हैं कि मैं क्या खाऊँ, क्या पीऊँ? तो ये दोनों में क्या फ़र्क है कि दोनों एक ही है? दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फिटनेस ट्रेनर्स जो होते हैं जिम में, जनरली जिम में ही मिलते हैं वो, बिकॉज जिम में जो वर्कआउट होता है या फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो वो किस तरीके की करनी चाहिए आपको, ये वो आपको फिटनेस ट्रेनर बताएगा। ऐसा ना हो कि आप वर्कआउट करने चले गए, आपको बोला कार्डियो और आप कर रहे हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको बोला है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप कर रहे हो कार्डियो, कुछ गलत हो जाए तो मसल में टेयर हो सकता है, ओके, आपके मसल स्प्रेन हो सकते हैं या बोन में फ्रैक्चर हो सकते हैं। ये ना हो, इसके लिए आपको फिटनेस ट्रेनर गाइड करते हैं, ये उनका मेन गोल है। मुझे अगर बोला जाए कि आप मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिखाओ, मैं नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा ये नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसमें। तो डाइटिशियंस का रोल है प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन का बैलेंस प्रोवाइड करना। फिटनेस ट्रेनर्स का रोल है कि किस तरीके से वर्कआउट आप फॉलो करो और किस तरीके से आपके मसल बिल्ड हो, ना कि टेयर हो। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आजकल क्या हो रहा है, लोग जाते हैं जिम में, उनको लगता है वही फिटनेस ट्रेनर ही उनको डाइट दे देगा, और उनका जो डाइट है बहुत जेनरिक होता है कि वो जनरली 90% सिर्फ प्रोटीन पे ही डाल देते हैं कि आप पूरा दिन प्रोटीन खाओ, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लो, लंच में प्रोटीन लो, डिनर में सलाद खाओ। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, यू आर गोइंग टू गेट डेफिशिएंट। ये कुछ करने के लिए कुछ अलग इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, इसके लिए दोनों को अलग अलग रोल दिया है, दोनों के रोल्स को फॉलो करना चाहिए लोगों को। बढ़िया, ये बहुत अच्छी आपने बात कही क्योंकि यहीं पे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो क्योंकि वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, तो हमको लगता है कि वही बराबर से बताएँगे कि मसल्स और ज़्यादातर जिम में ज़्यादातर लोग चाहते हैं मसल्स ग्रो करने के लिए, वेट कम करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि जो डायटीशियन होता है, उनका और क्या अलग-अलग रोल होता है ये फील्ड में कि भई वो हमें और क्या-क्या चीज़ों से गाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू डाइट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये, कि लोगों को लगता है डाइटिशियन है तो उनको सिर्फ डाइट प्लान देना यही उनका काम है। ऐसा नहीं है। पहली बात तो बहुत सालों के बाद अभी लोगों में ये वो एक फीलिंग आई है, दे आर गेटिंग मोर कॉन्शियस, अवेयर हो रहे हैं कि यू हैव टू लीड अ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एंड यू हैव टू ईट अ हेल्दी डाइट एंड हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। सो बेसिकली डाइटिशियन का रोल सिर्फ डाइट प्लान्स देना नहीं है, वो लोगों को अवेयर भी करते हैं। ओके, तो हमारे बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड्स है, अलग अलग हम लोग जो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उसमें सबसे पहले तो डाइट प्लान देना है, वेट मैनेजमेंट के लिए है, या फिर कोई मेडिकल इश्यूज़ के लिए, तो दे वर्क एज अ होलिस्टिक डिजीज रिवर्सल कोच। ओके, यस, सो कोई भी डिजीज़ हो तो उसको रिवर्स करने के लिए जो एग्जैक्ट डाइट है, जो पिन पॉइंट है, जो आपका पेन पॉइंट है, उसके ऊपर फोकस करके ही स्पेशलाइज्ड डाइट देना, ये उनका मेन गोल है। सेकेंड, जो अलग और डिफरेंट डिफरेंट डाइटिशियंस का रोल है, उसमें एक है अलग अलग कॉरपोरेट्स के साथ, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, या बैंक सेक्टर्स में सेमिनार्स एंड वेबिनार्स कंडक्ट करना।
to reach out more mass of people, because awareness, as I said, is very lacking in this field. सो लोगों को ये न्यूट्रिशन का इंफॉर्मेशन देना, उनको हेल्दी कॉन्शियस बनाना, इसके लिए सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं। ये एक उनका रोल है। थर्ड रोल एज अ न्यूट्रिशनिस्ट है। न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है वो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गए या कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स हो गए, ओमेगा 3 हो गए, तो जनरली ये जो सप्लीमेंट्स है ये कितनी मात्रा में लेनी चाहिए या उनका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, ये लोगों तो कैसे रीच आउट करवाना चाहिए। तो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये रोल हो गया। उसके अलावा जो अलग अलग रोल्स है, जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, जैसे स्पोर्ट्स फील्ड में आज लोग जो जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, एथलीट्स एंड ऑल, तो उनको भी एक प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी है। तो वो फील्ड में भी डाइटिशियंस है। तो ईच एंड एवरी फील्ड नाउअडेज नीड अ डाइटिशियन इफ़ यू वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही इस चीज़ के बारे में। तो मतलब जानकारी नहीं है, आपने तो हमारी आँखें खोल दी। नहीं तो हमको लगा डायटीशियन का नाम है बस उनको खाने के बारे में बताना, पर ये इतने सारे रोल्स हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। अभी थोड़ी काम-काम की बात करें, मतलब ये ऐसा हो जाता है कि सब लोगों का सवाल है, और ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ये कहीं न कहीं लोगों के सवाल था, उन्हीं का बताया है। हेल्दी डाइट अगर हम बोलते हैं कि भई हेल्दी डाइट है, तो एक्चुअली हेल्दी डाइट मतलब क्या होता है? उसके बारे में आप सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, डाइट क्या होता है? लोग बोलते हैं अरे मैं डाइट पे हूँ। डाइट पे हूँ यानी क्या हो रहा है? डाइट में यानी आप जो खाना खा रहे हो उसी को तो डाइट कहा जाता है। लोगों को लगता है अरे मैं डाइट फॉलो करना है यानी मुझे सब खाना छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे गलत बिलीफ है लोगों के मन में। ओके, इट्स अ मिस बिलीफ। उसको निकालो मन से और ये देखो कि डाइट यानी आप जो सुबह से लेकर रात तक खा रहे हो उसी को डाइट कहा जाता है। लेकिन हेल्दी डाइट में आप उसकी मात्रा को बैलेंस रखते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को एक प्रॉपर मात्रा में आपके बॉडी में लेते हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सीड्स हो गए, उसको आप आपके डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, तो ये आपको हेल्दी डाइट में कंसिडर होता है। लोग अगर बाहर का खाना खा रहे हैं तो वो भी खाना ही खा रहे हैं, लेकिन उससे उनको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट जा रहा है, बाकी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो वो डाइट है, हेल्दी डाइट नहीं। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनली डाइट एंड अ गुड हेल्दी डाइट। बढ़िया। अब यहाँ पे बहुत अच्छा आपने बताया डाइट के बारे में, हेल्दी डाइट के बारे में। यहाँ पे ये भी आ जाता है कि हमने ज़्यादातर हेल्थ से रिलेटेड टर्म्स हो जाते हैं, जैसे कार्ब्स हो जाते हैं। मेरे हिसाब से कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पर शॉर्ट में कार्ब्स बोलते हैं। ये कार्ब्स होते क्या हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? मतलब अगर हम हेल्दी डाइट या हेल्दी लाइफस्टाइल बोले, तो कार्ब्स होते क्या है और उनका फंक्शन क्या है? उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट्स द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट इन अवर डाइट। लोग बोलते हैं डाइट पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे कार्ब्स छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे गलत है, क्योंकि हमारी इंडियन ट्रेडिशन बचपन से हमें रोटी चावल खाना सिखाया है हमने, राइट। तो वो छोड़ के अगर कोई डाइट अगर आप कर रहे हो तो वो आपके बॉडी को कोई भी बेनिफिट्स नहीं देगा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आपको पूरा दिन काम करना है, एक्टिव रहना है, ओके, तो आपको जो खाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज़ से आता है? रोटी है, चावल है, देन हर टाइप का मिलेट है, जैसे बाजरा, जवार, रागी, ओके, और स्टार्च भी, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब हो गया कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको एनर्जी देगा। बढ़िया। अब यहाँ पे है ना, मतलब थोड़ा, मतलब इसमें भी कुछ चीजें हैं जैसे टर्म्स आ जाता है कि जैसे कि सिंपल कार्ब्स आ गया या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आ गया। ये क्या है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स ये कार्ब्स क्या होते हैं एक्चुअली? इसके बारे में बताएंगे आप? वेरी गुड, वेरी गुड। पहले पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, ये टर्म यूज़ ही नहीं करते थे। ओनली कार्बोहाइड्रेट्स टर्म था, क्योंकि तभी कोई सिंपल कार्ब था ही नहीं। जो भी था कॉम्प्लेक्स था, अच्छा था, हेल्दी था। अभी क्या हो गया कि जैसे आपने व्हीट का आटा लिया, ठीक है, उसको और प्रोसेस किया, उसको और पतला किया, उसको और रिफाइन किया, उसमें उसको भी छाना। छानने के बाद जो फाइबर निकल गया उसका, और जो बचा कुचा पाउडर है वो है सिंपल कार्ब्स, जिसे हम इजी शब्दों में बोलते हैं मैदा। ओके, जो 90% फूड बाहर का स्ट्रीट फूड जो बनता है मैदे से बनता है। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैदा खराब है, अगेन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो सिंपल होने की वजह से इंस्टेंटली आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है।
ये डिफरेंस है सिंपल कार्ब में और कॉम्प्लेक्स कार्ब। यानी सिंपल जो है जैसे ही बॉडी में चला जाता है विद इन एन आवर डाइजेस्ट होके आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसका काम चला गया, खत्म हो गया। लेकिन उससे होता है शुगर स्पाइक, इंस्टेंट आपकी शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाती है, सो उससे बन जाते हैं स्पाइक्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ओके, तो उतना टाइम आपके बॉडी के पास रहता है डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए। सो जो शुगर स्पाइक्स है वो ऐसा नहीं जाता है, वो स्लोली ऐसा ऐसा जाता है। सो आपकी शुगर लेवल अगर मेंटेन रखनी है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आपके डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस है सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई है। तो क्या मैदा हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है? और ऐसा मतलब ऐसा कौन-सा कार्ब्स खाएँ हम लोग, कार्बोहाइड्रेट जो हमारी आज की लाइफ़स्टाइल के हिसाब से हेल्दी रहता है? तो ये 2 सवाल हैं आपके। देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे मैंने बोला मैदा आता है, सिंपल शुगर भी आता है, जो टेबल शुगर होता है, व्हाइट शुगर या जैगरी या हनी, जो इंस्टेंटली आपको एनर्जी देता है, उसको बोलते हैं सिंपल शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। आपको अगर बहुत लो लग रहा है एनर्जी में और आपने ग्लूकॉन डी पी लिया, घोल के, या नींबू और शक्कर का पानी पी लिया, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सो वो बहुत हेल्प करेगा अगर आप बहुत डिहाइड्रेटेड हो या लो हो एनर्जी में, तो क्विक एनर्जी के लिए हेल्प करेगा। ओके, लेकिन अगर आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपकी हेल्थ में लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़े अप एंड डाउन हैं, ठीक है, तो वैसे टाइम पे आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है थोड़े अवॉइड करना है, क्योंकि सिंपल कार्ब जो है वो इंस्टेंटली रिलीज हो गए, इंस्टेंट उसकी एनर्जी यूटिलाइज होगी, इंस्टेंट अच्छा लगेगा, इंस्टेंट बुरा खराब भी हो जाएगा थोड़ी देर, और आपका जो है ओवरऑल एनर्जी पूरे दिन में बहुत फ्लक्चुएटिंग और लो रहेगी। और इसके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी देगा, पूरा दिन आपका एनर्जेटिक फ्रेश जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आप ले सकते हो जैसे कि होल व्हीट आटा हो गया, मल्टीग्रेन आटा हो गया, हर टाइप के मिलेट्स आ गए, ओके, जैसे जवार, बाजरा, नाचनी, कोडो मिलेट, या जो सामक चावल होते हैं वो हो गया, साबूदाना आ गया। उसके अलावा चावल आ गया, राइस। राइस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल शुगर। सो प्रेफरेबली अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे क्या लेना है आपको, तो कॉम्प्लेक्स हमें ज़्यादा मात्रा में लेना है, सिंपल जो है वो कभी कभार आप आपके डाइट में कंज्यूम करना चाहिए। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। अभी यहाँ पे आपने राइस के बारे में बोला और ये हम लोगों को हमेशा ये दिमाग में आता है कि भैया हमने चावल खा लिया, हमारा पेट बढ़ जाएगा या हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो जो राइस यानी कि चावल सही में हमारा वेट बढ़ाता है, और अगर बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाता है? मतलब रीज़न क्या है उसका? ये सबसे बड़ा मिथ है कि चावल से वेट गेन होता है। आई एम अ फूडी एंड आई स्पेशली लाइक ईटिंग राइस। मैं चपाती नहीं खा सकती हूँ, लेकिन मुझे चावल के बिना खाना नहीं जाता, डिनर में हो या लंच में। इम्पॉर्टेंट इज नॉट अबाउट हाउ द राइस, बेसिकली कितना खाना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा राइस खाओगे तो क्या हो जाता है बेसिकली ना, डाइजेशन कंपैरेटिवली चपाती से फास्टर होता है राइस का। ओके, ये मैं बोल नहीं रही हूँ कि चावल बुरा है, लेकिन कितना ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ले रहे हो चावल 2 कटोरी 3 कटोरी ले रहे हो और वो इंस्टेंट डाइजेस्ट हो गया, तो अगेन इट कैन कॉज अ शुगर स्पाइक। और इंस्टेंट जो है शुगर स्पाइक होने की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स या एक्सेस में रिलीज हो गया ग्लूकोज है, वो आपके मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए वो फैट बढ़ा सकता है अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है चावल 1 कटोरी से पेट नहीं भरता है, तो हमें लगता है 2 लेना चाहिए, 3 बार लेना चाहिए, तो वो रिपीट हो जाता है, क्योंकि फाइबर इंटेक जो है उसमें थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू चपाती या अदर ग्रेन्स। इसके लिए हमें अगर चावल लेना है तो उसको हमेशा कंबाइन करना है प्रोटीन के साथ। तो इसके लिए पहले के लोग कभी भी चावल ऐसे नहीं खाते थे, दाल के साथ ही कंबाइन होता था चावल। तो दाल चावल हो गया, या पुलाव में भी आप पनीर डाल दो, चिकन डाल दो, सोया डाल दो, ताकि आपको कंबाइन हो जाए एक प्रोटीन के साथ और वेजिटेबल्स के साथ, ताकि वो एक प्लेट भी अगर आप लेते हो तो फुल हो जाएगा। यू डोंट हैव टू रिपीट इट। अदरवाइज जो टेस्ट आपको चावल से मिलती है, मुझे तो नहीं लगता किसी और फूड से मिलता रहेगा। एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ वैराइटीज विथ राइस। पुलाव हो गया, बिरयानी हो गया, फ्राइड राइस हो गया, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। ओनली थिंग इज कि पोर्शंस पे ध्यान देना है, क्वांटिटी दैट इज, एंड विथ व्हाट फूड यू आर कंबाइनिंग द राइस। अदरवाइज उससे आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है।
चलिए आपने अच्छा बता दिया, मेरा भी फ़ेवरेट राइस है। कुछ नहीं मिला तो बस दाल-चावल मिल जाए, सुबह-शाम मिल जाए, उसी में वो ही खा लें। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि ये प्रोटीन क्या होता है? ये प्रोटीन जो होता है, क्योंकि प्रोटीन जैसे कि ज़्यादातर हमने सुना है कि भई बॉडी बिल्डिंग में या मसल्स को एक्सपांड करने के लिए प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। तो ये एक्चुअली प्रोटीन होता क्या है? तो उसके बारे में आप बताएँगे थोड़ा? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमने कार्ब्स के बारे में डिस्कस किया विच इज़ अगेन फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। लोगों को लगता है प्रोटीन से भी एनर्जी मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। प्रोटीन आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं देता। प्रोटीन इज़ वी कैन कॉल इट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट विच विल हेल्प इन बिल्डिंग योर मसल्स। प्रोटीन को बहुत सारे अलग काम दिए, जैसे कि अगर एक कंपनी है, कंपनी में एक एडमिन देख रहा है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, टेक्निकल को एचआर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सिमिलरली प्रोटीन को एनर्जी का कोई काम नहीं है। लोग जो वो आप जो बोल रहे थे ना कि डिफरेंस बिटवीन अ फिटनेस ट्रेनर एंड अ डाइटिशियन, तो फिटनेस ट्रेनर वो जानता नहीं है कि प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती है, वो दे देता है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, है ना। बट आपको फिर बाद में बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। इसके लिए प्रोटीन का मेन काम क्या है, आपके मसल्स को बिल्ड करना। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो पूरे दिन में, भले ही वो एक्सरसाइज ना हो, आपके मसल जो है वो थोड़े 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 टेयर होते जाते हैं। ओके, तो वो जो टेयरिंग है उसको वापस ज्वाइन करना जो काम रहता है वो रहता है प्रोटीन का। ओके, तो मसल्स बिल्डिंग का काम प्रोटीन करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम प्रोटीन करता है। आपकी पूरी पूरी ग्रोथ, आज जो ग्रोथ होती है वो होती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से, एंड ग्रोथ हार्मोन इज अगेन अ प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो जो भी हार्मोन्स आपके बॉडी में बन रहे हैं, फीमेल हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन, दैट एवरीथिंग इज अ प्रोटीन। ओके, तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन, आपके बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शंस करवाने का काम एंजाइम्स का होता है। तो वो एंजाइम्स भी होते हैं प्रोटीन में। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, कोविड में जब लोगों को समझ में आने लगा कि इम्यूनिटी बिल्ड होनी चाहिए हमारी, है ना, क्योंकि लो इम्यूनिटी के वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके बॉडी में क्या होनी चाहिए, एंटीबॉडीज होने चाहिए। और वो एंटीबॉडीज भी होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसके लिए बोला था कि यू नो ड्यूरिंग कोविड सब बोलते थे डॉक्टर्स, प्रोटीन ज़्यादा खाओ ताकि आपको इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए। ओके, so इसके लिए protein is not going to give you energy, but it will help in building your muscles, it will help in building your, you know, improving your hormones, enzyme levels, and most importantly boosting your immunity। तो ये अलग अलग functions जो है वो प्रोटीन करता है आपके बॉडी में। अच्छा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, इसके बारे में तो पता ही नहीं था। हमको तो लगता था कि भाई प्रोटीन 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 ही है, हम तो सर पे नचाते थे प्रोटीन को लेके कि भाई प्रोटीन ही खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारी की चीज़ें की तरफ थोड़ा इग्नोर करो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे खाने में कौन से अलग-अलग सोर्सेज़ हैं या हम क्या खाएँ जिसमें हमें प्रोटीन ज़्यादा मिले, तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो हमारा? तो आप बता सकते हो उसके बारे में? वेरी गुड। तो प्रोटीन्स में ना दो कैटेगरीज होते हैं, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। ओके, सो कंप्लीट प्रोटीन जो होता है जिसमें ऑल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड, जैसे कि अगर बिल्डिंग बिल्डिंग का छत बना या बिल्डिंग का एक वॉल बनाना है, तो जो ब्रिक्स लगते हैं, बराबर, वो ब्रिक्स जो होते हैं वो रहते हैं अमीनो एसिड्स। जब ये 20 अमीनो एसिड्स पूरे के पूरे अगर किसी मॉलिक्यूल में हैं होते हैं, तो इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके, और अगर कोई अमीनो एसिड मिसिंग है, एक या दो या तीन मिसिंग है, तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। ओके, सो कंप्लीट प्रोटीन जनरली जो होता है वो नॉन-वेज प्रोटीन से मिलता है, जैसे चिकन, फिश, एग्स, डेयरी, जैसे मिल्क प्रोटीन जो होता है, मिल्क से आपको जो मिलता है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, दिस इज ऑल अ कंप्लीट प्रोटीन। जो एनिमल फूड से आपको मिलता है दैट्स अ कंप्लीट प्रोटीन, और जो प्लांट प्रोटीन में आता है दैट्स अ इनकम्प्लीट प्रोटीन। बट दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली ओके, क्योंकि अगर वेजिटेरियन है और वो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खा रहे, तो वो डेयरी फूड्स ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसे राजमा, चना, छोले, या फिर यू नो सोयाबीन, ऑल टाइप ऑफ लेंटिल्स, sprouts, then all types of we can call dals, legumes. This is all type of protein that we can add in our diet. In fact,
जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस होते हैं जैसे चपाती, चावल, उसमें भी आपको थोड़ी मात्रा में प्रोटीन मिलती है। ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसमें भी थोड़ा प्रोटीन अवेलेबल होता है। सो दैट अगेन इज अ रीजन दाल और चावल का कॉम्बिनेशन जो करते हैं, तो दाल में एक अमीनो एसिड मिसिंग होता है लाइसिन करके, और चावल में यानी ग्रेन्स में एक अमीनो एसिड मिसिंग होता है। तो जब आप ये कंबाइन करते हो, ये दो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को कंबाइन करते हो, तो इट बिकम्स अ कंप्लीट प्रोटीन। इसके लिए दाल चावल को कंबाइन करके खाया जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्यों दाल चावल खाते हैं। हमारे एंसेस्टर्स को भी ये पता नहीं था, बट दे डिड इट वाज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर देम एंड दैट रियली हेल्प देम। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा कंप्लीट प्रोटीन का काम करता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इंडियन वेजिटेरियन डाइट में, जैसे कि राजमा चावल हो गया, या फिर जो पत्ता गोभी है, या हर बहुत सारी हमारी जो लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें हम दाल डालते हैं एज ए कॉम्बिनेशन। पत्ता गोभी दाल हो गया, या लौकी दाल हो गई, तुरई दाल हो गई, तो दैट हेल्प्स एज अ कॉम्बिनेशन टू गिव अ कंप्लीट प्रोटीन। सो जैसे मैंने नॉनवेज प्रोटीन के बारे में बताया, वैसे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में हम जनरली जो दाल्स होते हैं अलग अलग, मूंग दाल, तुअर दाल, चना दाल, या फिर लेंटिल्स होते हैं, राजमा, चने, छोले, सोयाबीन, इसको हम ऐड कर सकते हैं ताकि आपको जो प्रोटीन सोर्सेज चाहिए वो आप कम मिल सके। इनफैक्ट आप जो एनिमल प्रोटीन से जो मिल्क और मिल्क प्रोटीन होता है, जैसे पनीर, दही, छाछ, ओके, दूध हो गया और मिल्क पाउडर हो गई, तो ये भी प्रोटीन सोर्सेज, चीज़ हो गया, इसको भी आप आपके डाइट में एज ए प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। अभी यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत बार ये हो जाता है कि भाई वे प्रोटीन हमने बहुत बार सुना है। ये तो चलिए आपने नेचुरल सोर्स ऑफ हमें प्रोटीन बता दिया, वे प्रोटीन मिलता है। क्या ये वे प्रोटीन सही में हेल्दी है, होता है, और हम उसको डे टू डे लाइफ में उसको कंज्यूम कर सकते हैं? तो उसके बारे में बताइए। 100%। सबसे इम्पोर्टेंट वे प्रोटीन क्या होता है, यही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन क्या है? अरे जो मिल्क है, ओके, जो मिल्क की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जब दूध फटता है, ओके, तो उसमें दो अलग अलग लेयर्स आते हैं। ऊपर रहता है पानी और नीचे रहता है पनीर जैसा थिक लेयर। तो वो जो नीचे वाला प्रोटीन होता है वो केजिन प्रोटीन होता है, जिससे पनीर बनता है जनरली, ओके। और जो ऊपर पतला पानी है जो लोग फेंक देते हैं घर के पनीर बनाते वक्त, वो रहता है वे प्रोटीन, जो बहुत प्योर होता है। इट्स अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ओके। सो इट इज़ अ वे प्रोटीन इज़ अ काइंड ऑफ मिल्क प्रोटीन जो प्रोसेस करने के बाद आपको मिलता है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में बेचा जाता है मार्केट में। तो वे प्रोटीन बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, समझो आधा घंटा वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको आधा स्कूप वे प्रोटीन भी जम जाएगा, या नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा, एथलीट हो या बॉडी बिल्डर हो, तो आप वे प्रोटीन जो है 2 या 3 स्कूप भी एक टाइम पे ले सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ प्रोटीन पे ही डिपेंड रहना है। वे प्रोटीन आप नेचुरल सोर्सेज को भी ऐड करो और कार्बोहाइड्रेट्स का भी बैलेंस रखो। तो इसमें डाइटिशियन आपको हेल्प कर सकती है कि आप ये सब चीज़ों का टोटल बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ना कि सिर्फ वे प्रोटीन पर डिपेंड। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ना कि पूरे वे प्रोटीन के भरोसे ही बैठे। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि वे प्रोटीन या हम लोग प्रोटीन लेते हैं एक्सेस में, तो वो कहीं ना कहीं किडनी स्टोन होने के चांसेस, ये बहुत बहुत ही सुना है कि भाई ज्यादा प्रोटीन खा के आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो ये सही है या मिथ है? मिथ, इट्स अ वेरी बिग मिथ। सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रोटीन जो है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, मैंने जैसे बोला, तो आपके मसल्स में वो यूटिलाइज हो जाता है, ओके। जैसे मैंने बोला कि फिटनेस ट्रेनर है, फिटनेस एथलीट है, या ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, और 2-3 घंटा एक्सरसाइज हो रहा है, तो उसकी बॉडी को उतना प्रोटीन चाहिए, उसकी मसल्स वो कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हो, बैठ के काम कर रहे हो, ज़्यादा आपको कहीं जाना नहीं है, और आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, और अगर आप 2-2 स्कूप प्रोटीन ले रहे हो, तो आपकी मसल्स यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो वो एक्सेस प्रोटीन क्या होगा? एक्सक्रीट होगा। कहाँ पे जाके स्टोर होगा? किडनी में जाके स्टोर होगा। और उसी में अगर आप पानी कम पियोगे, उसके अलावा हाइड्रेशन लेवल्स कम हो गए, तो किडनी उस प्रोटीन को फ्लश आउट नहीं कर पाएगी, एंड देन इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ बर्डन ऑन योर किडनीज। उसके वजह से आपको किडनी इश्यूज हो रही है, ना कि प्रोटीन के वजह से। सो इफ़ यू आर कंज्यूमिंग प्रोटीन, यू हैव टू चेक कि उसकी मात्रा क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, ओके। उसके अलावा आप पानी कितना पी रहे हो,
उसके अलावा आपके डाइट में फाइबर है कि नहीं, ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर बैलेंस हो रही है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू योर किडनीज। और किडनी स्टोन के बारे में अगर आप बोलोगे तो किडनी स्टोन बनता है कैल्शियम से, कैल्शियम डिपॉजिट्स हो गए या अलग अलग चीज़ होते हैं, ऑक्सैलेट्स हो गए, ये सब चीज़ अगर आपकी किडनीज में ज़्यादा जाके स्टोर हो गया तो किडनी स्टोन्स बनते हैं। प्रोटीन पाउडर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनी स्टोन। ये बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं तो हमारे दिमाग में ये था कि वो वे प्रोटीन है या प्रोटीन एक्सेस में लेने के कारण हमें किडनी स्टोन हो जाता, मतलब वो डर ही इस चीज़ का था। नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है, ये फैट्स क्या होते हैं? और ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? फ़ायदा है, नुकसान है, वो तो बात की बात है, पर करते क्या हैं? उसके बारे में आप थोड़ा बताएँगे? कितना बढ़िया पॉइंट लिया आपने कि फैट्स बोला तो लोग डर जाते हैं। फैट्स बोला तो अरे मैं फैट खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, यही लोगों के दिमाग में बैठ गया फैट के बारे। अरे लेकिन फैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे मैंने बोला था कार्ब्स इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट इज अ सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप कार्ब्स मिस करते हो कभी तो आपको फैट्स ही हेल्प करेगा सर्वाइव करने के लिए। तो जैसे लोग फास्टिंग करते हैं तो वो दिन कार्बोहाइड्रेट अगर अवॉइड करते हैं तो बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। तो फैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन डाइट, लेकिन उसकी मात्रा भी ध्यान रखनी है। किस तरीके का फैट आप ले रहे हो ये भी देखना है। अगर आपके फैट में भी दो तरीके के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट यानी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ओके। और जो अनसैचुरेटेड फैट में आता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो बहुत इसेंशियल होते हैं हमारे बॉडी को। तो ये दोनों चीज़ों का अगर आप बैलेंस रखते हो तो फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया फूड से आने वाला फैट। लेकिन जो नेचुरली आपके बॉडी में भी फैट रहता है, इट्स ऑर्गन फैट बोलते हैं, जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। आपके इट वर्क्स एज अ कुशन, ओके, टू योर ऑर्गन्स। उसके अलावा आपकी स्किन को अच्छा रखना, आपके हेयर को अच्छा रखना, इम्यूनिटी बढ़ाना, ये सब चीज़ों के लिए फैट बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल फैट जो बॉडी में बनता है और दूसरा फैट जो आप खाने से लेते हैं। जो डाइटरी फैट होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छी मात्रा में और अच्छा क्वालिटी का फैट कंज्यूम करो। अब ये बहुत अच्छी आपने बताई है कि वो हमारे कहीं न कहीं कुशन का काम करता है, प्रोटेक्ट का काम करता है। हमको तो ये लगता था कि ज़्यादा फैट्स होने के कारण, अभी आपने बताया कि भई थोड़ा ग्लोनेस आता है, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, हेयर्स के लिए अच्छा होता है। अच्छा, इसमें ये बताएँगे कि अच्छा, गुड फैट और बैड फैट ये क्या है? मतलब अच्छा फैट कौन-सा है और बैड फैट कौन-सा है? इसके बारे में आप बताएँगे थोड़ा? सो गुड फैट यानी जैसे मैंने बोला सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये दोनों फैट्स होते हैं। तो उसमें जिस फैट के वजह से आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ओके, वो स्लो हो गया, आपके जो वेन्स है, आर्टरीज है, उसमें अगर वो फैट के वजह से क्लॉट हो गए तो वो फैट जो है वो बैड फैट है। लेकिन जो फैट आपके ऑर्गन्स को हेल्प कर रहा है, जो फैट आपके बॉडी हार्ट फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, आईज के लिए हेल्प कर रहा है, वो हेल्दी फैट। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे जिसमें फ्लैक्सीड्स आते हैं, वॉलनट्स आते हैं, फिश आते हैं, दिस इज अ वेरी हेल्दी ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 6 में सनफ्लावर ऑयल हो गया या फिर पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब जो जो हम लोग खाने के तेल जो यूज करते हैं, इट कम्स इन ओमेगा 6। और जो सैचुरेटेड फैट है उसमें आता है घी, बटर या कोकोनट ऑयल। तो जैसे रीजन वाइज हम फैट्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन जनरली सरसों का ऑयल यूज करते हैं या सेसेमे ऑयल यूज करते हैं, तिल का तेल, है ना। साउथ इंडिया में अगर आप जाते हो कोकोनट ऑयल यूज होता है, तलने में भी, सब्जी में भी। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र के साइड में हम लोग पीनट ऑयल, हमारा नेचुरली बनता था पीनट ऑयल। सो रीजन वाइज अगर आप ऑयल डिवाइड करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर वो क्रेज आजकल जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है, अरे ये ऑयल यूज करने से आपका हार्ट अच्छा होगा, ये ऑयल यूज करने से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप बचपन से खाते आ रहे हो, जो ऑयल आपकी हेल्थ के लिए हेल्प कर रहा है अभी तक, दैट ओनली ऑयल विल हेल्प यू। ओनली थिंग इज मॉडरेशन इज द की। एक्सेस में तलना या एक्सेस ज़्यादा ऑयल हर चीज़ में, सब्जी में डालना, तो वो आपको थोड़ा लिमिट में करना है। अदरवाइज कोई भी ऑयल आपको हेल्प ही करेगा, प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा, मुझे एक चीज़ और ये बताइए, हमने सुना है, हमको तो मतलब कि भैया घी खाएँगे या बटर खाएँगे तो आपके फैट्स बढ़ेंगे, तो ये सही में हमारा वज़न बढ़ाता है? सैचुरेटेड फैट जो आपने ये घी और बटर बोला, ये इट कम्स इन सैचुरेटेड फैट। आपने अगर घी को देखा है नॉर्मल टेम्परेचर पे वो गाढ़ा रहता है ना, थिक। तेल कैसे पतला रहता है, घी कैसे हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है।
क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आके थोड़ा थिक हो जाता है, उसका उसका वो नेचर है। बटर भी थिक रहता है, पतला नहीं रहता है पानी के जैसे। सो दैट मीन्स अगर वो आपके बॉडी में भी बहुत एक्सेस मात्रा में जाता है तो इट कैन बिकम थिकर, इट कैन स्टार्ट क्रिएटिंग क्लॉग्स इन योर आर्टरीज। इसके लिए उसकी मात्रा को थोड़ा लिमिटेड रखना ज़रूरी है। उसमें भी बटर को जितना कम कंज्यूम करोगे वो बेटर है। कोकोनट ऑयल और जो घी है वो आप नेचुरल फॉर्म में ज़्यादा लेंगे तो कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं होगा। और घी का क्या है कि जनरली हम जो कोई स्वीट डिश बनाते हैं या अगर हम दाल चावल लेते हैं तो उसमें ही डाला जाता है, ज़्यादा मात्रा में तो यूज़ होता नहीं, तो घी से कोई आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होगा। डाइट में हम ये भी सुना है फाइबर, ये फाइबर क्या होता है और ये फाइबर क्या बेनिफिट क्या होता है, उसके बारे में आप बताएंगे? तो फाइबर यानी जो आप मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो उसी का एक सब मैक्रो है फाइबर। ओके, तो फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट डाइजेस्टेड बाय योर स्टमक। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स को डाइजेस्ट हो जाता है आपके इंटेस्टाइन्स में, लेकिन फाइबर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा रफ होता है, रफेज होता है। ओके, इट हैज़ लॉट ऑफ रफेज। ओके, तो वो फाइबर जो है वो आपके गट हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, ओके, आपका कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए और आपके ओवरऑल हेल्थ, गट हेल्थ अच्छा रखने के लिए फाइबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइबर आपको किस चीज़ से मिलेगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओके, और इवन इनफैक्ट होल ग्रेन्स जो मैंने बोले थे ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी आपको फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और आपकी अगर शुगर को कंट्रोल में रखना है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करने हैं, ओके, और ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो यू शुड इंक्लूड फाइबर इन योर डाइट। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात बताई है फाइबर के बारे में। अच्छा, अब ये कॉमन सवाल आ गया है कि चाय और कॉफी है ना, ये हम ऑल मतलब सब इंडियंस हैं, कहीं ना कहीं चाय कॉफी तो कंज्यूम करते होंगे, 99% करते होंगे, 1% नहीं करते होंगे, पर कभी ना कभी तो उन्हें टेस्ट तो जरूर किया होगा। ये अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हर किसी का सवाल यही होता है कि भाई चाय या कॉफी अच्छी होती नहीं होती है, तो उसके बारे में आप प्लीज बताइए। चाय बुरी बिल्कुल नहीं है, चाय और कॉफ़ी दोनों बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, बट कितना ले रहे हो और कौन से टाइम पे ले रहे हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाय और कॉफ़ी में होता है कैफीन। ओके, कैफीन जो होता है आपको कहीं ना कहीं उसकी लिमिट पे ध्यान देना है। आपकी डेली लिमिट कैफीन की होती है 200 mg पर डे, इतना कंजम्पशन होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को वो इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए ये चीज़ देखनी है जो कैफे कॉफ़ी और चाय में होती है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि कॉफ़ी और चाय में ऐसे कोई घटक होते हैं जिसके वजह से आपके बॉडी की आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। इसके लिए चाय और कॉफ़ी को कभी भी मील्स के साथ नहीं लेना चाहिए। कम से कम 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए आपके ब्रेकफास्ट में या आपके मील्स में और चाय में और कॉफ़ी में। तो ये दो चीज़ें अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो चाय कॉफ़ी आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। हाँ, थर्ड है शुगर। जनरली बहुत स्वीट चाय पीते हैं लोग, तो उससे शुगर स्पाइक होने ही वाला है क्योंकि आपकी टेबल शुगर है, जो मैंने बोला सिंपल शुगर है जो इंस्टेंटली डाइजेस्ट होने वाला है। सो इट कैन कॉज सम हेल्थ इश्यूज, यानी शुगर लेवल्स बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर डाल रहे हो उस चाय में। अदरवाइज अगर ये सब चीज़ें ध्यान रखते हो, टाइमिंग्स का, क्वांटिटी का और शुगर का, तो आप चाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाय और कॉफ़ी नहीं। चलिए, थोड़ा रिलीफ मिल गया कि भाई चाय और कॉफ़ी नुकसानदायक नहीं है। हाँ, पर ये है कि कब आप कंज्यूम करते हो, इसके ऊपर भी हम लोग आगे फ्यूचर में ज़रूर आएँगे। चाय कॉफ़ी का शायद मुझे अलग से एक एपिसोड निकालना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग को लगता है कि भाई शक्कर डालनी चाहिए या उसमें दूध डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, कब कंज्यूम करना चाहिए। तो चलिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि इट्स अ यूनिक पानी सब्जेक्ट जो अलग से डिस्कस हो सकता है कभी। वी विल डू इट बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। ज़रूर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो पानी होता है ना? ये बड़ा तकलीफ होती है कि भई लोग बोलते हैं कि पानी पियो, अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए। पर हमें टोटल पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा आप बताएँगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन ऑल्सो और न्यूट्रिएंट ऑल्सो, जिसको इग्नोर किया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में नहीं आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में नहीं आता है, अरे आता कहाँ पे है? तो क्यों पीना चाहिए पानी? 70% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ओके, लेकिन लोगों को लगता है पानी क्यों पीना है, खाना खा रहे ना। अरे तुम अगर बॉडी में
खा रहे हो कुछ तो टॉक्सिन्स भी तो बन रहे हैं ना, कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये जो आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है इसको फ्लश आउट करने का काम कौन करेगा? पानी। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो जो खा रहे हो वो न्यूट्रिशन भी मिल रहा है एंड अनवांटेड चीज़ें भी मिल रही है। तो वो कम करने के लिए आपको पानी पीना है। सेकेंड चीज, 70% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो अगर आपको हाइड्रेटेड रहोगे तो आप एनर्जाइज रहोगे, तो आपके हर बॉडी पार्ट को न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि जो ब्लड है वो भी तो पानी है ना। तो अगर हर चीज, हर ऑर्गन तक अगर न्यूट्रिशन पहुंचाना है तो पानी पीना है। थर्ड थिंग, डिहाइड्रेट होने के वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है सोडियम पोटेशियम का, वो हैम्पर हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है, स्किन खराब होने लगती है। ओके, कुछ काम करने का मन नहीं होता है, ब्रेन जो है वो ब्रेन फॉग होने लगता है, फोकस कम हो जाता है। अगर हम डिहाइड्रेट होते हैं, आप अगर एक गिलास पानी पियो तो आपको लगेगा अच्छा, फ्रेश लगेगा और आप काम पे फोकस कर सकते हो। कभी भी ये चीज़ ध्यान रखो, जिस भी दिन शाम के टाइम पे आपको लग रहा है अरे मुझे थकावट हो रही है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, पानी पियो, यू विल सी द डिफरेंस। क्योंकि हर चीज़ को एनर्जी के लिए जो ब्लड पहुंचाना है वो तो पानी ही करेगा ना। बहुत अच्छी बात बताई आपने। ओके, एग्री 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 विद यू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम जंक फूड के बारे में बात करते हैं, तो और जंक फूड हम सबको कहीं ना कहीं अच्छा तो लगता है कि भाई ये खाना चाहिए बाहर की चीजें, तो जंक फूड कितना हेल्दी है और कितना नहीं, और अगर खाना है तो हम क्या खा सकते हैं उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे प्लीज। जंक फूड हेल्दी है ये तो पहली बार ही सुन रही हूँ मैं, बट जंक फूड 90% पीपल कंज्यूम करते हैं, इंडिया है, बाहर है, वेस्टर्न कंट्रीज है, एवरीवेयर। जंक इज बेसिकली क्या, जो इंस्टेंट क्विक, लोगों को क्या है ना, आजकल बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गई है और उनको खाना बनाने के लिए, घर पे बैठ के खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, सो दे वांट समथिंग वेरी क्विक। और क्विक आइडियाज आते आते ये जंक का सेक्शन चालू हो गया। तो बाहर जाओ, वड़ा पाव खा लो, इंस्टेंट 10 मिनट में पेट भर गया, समोसा खाया पेट भर गया, हो गया। बट दिस जंक फूड इन एक्सेस, एज आई मेंशन इन द स्टार्टिंग ऑल्सो, कि आप एक समोसा को तो खा रहे हो लेकिन उसमें आपको न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन कैलोरी कितनी जा रही है? एक समोसा आपको 400 कैलोरी दे रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू वन प्लेट ऑफ फूड, जिसपे रोटी आ गई, सब्जी आ गई, दाल आ गया, सलाद आ गया, ये सब मिलके जितनी कैलोरीज है वो एक समोसा में मिल रहा है। तो पेट तो भर रहा है बट पोषण कहाँ पे आ रहा है? एवरीथिंग इज लैकिंग। इसके लिए जंक को लिमिटेड लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं और एक चीज़ जो मैटर करती है वो तेल, किस तरीके के तेल में वो लोग बनाते हैं बाहर। 90% ऑफ दिस आउटसाइड cafes and eateries, they use palm oil, which is a very low quality oil. It is very sticky. पाम ऑयल भी सैचुरेटेड फैट्स में आता है, ओके, जो मैंने बताया था। तो सैचुरेटेड फैट्स जो मैंने बोला वो थोड़ा गाढ़ा होता है, स्टिकी होता है, तो आपके क्लॉक्स जो है वो बढ़ने लगते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में आप खाते हो। ओके, सो यू हैव टू टेक केयर कि आप बाहर के जंक फूड में एक तो ऑयल कौन सा यूज़ कर हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में आप खा रहे हो, ये देखना है। सही बात है, सही बात है। जंक फूड यानी इंस्टेंट फूड, मतलब वो आपको क्वांटिटी देगा पर क्वालिटी नहीं देगा। चलिए बढ़िया। मुझे ये बताइए कि पूरे दिन में हमें कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए कि भाई हमारा जो वेट है वो मतलब या तो कम होने के लिए या कम से कम बराबर से बैलेंस होने के लिए, गेन नहीं होने के लिए, तो कितनी हमें पूरे दिन में कैलोरीज चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन सचिन जी। ये तो डाइटिशियन का काम है पूरा पेपर पे बनाना और फिर उसको प्रॉपर बैलेंस करके फिर देना। तो यू कैन से इट ऑन कॉल, ठीक है। ये हर बॉडी के, हर पर्सन के ऊपर, उसके हाइट, एज, वेट, उसका करंट बीएमआई, ओके, उसकी करंट लाइफस्टाइल, वो सेडेंट्री है या फिजिकली एक्टिव है, वो वेट गेन करना चाहता है या वेट लॉस करना चाहता है या मेंटेन करना चाहता है, या उसके वेट लॉस के साथ साथ उसको डायबिटीज़ भी है या उसको कोलेस्ट्रॉल भी है या उसका हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। तो ये सब चीज़ें देख के ही वो कैलोरीज का बैलेंस करना है होता है। तो अगर एक एग्जांपल, एक कॉमनली बताती हूँ कि अगर किसी को 5 किलो कम करना है, और तो हम लोग वीकली सेटअप कर सकते हैं कि आपका वीक में 500 ग्राम कम होना चाहिए एवरेज, ओके। तो अगर वीकली 500 ग्राम्स कम करना है तो उसकी डाइट से, उसका जो अगर बीएमआई के हिसाब से उसका कैलोरी बजट हो रहा है 1800, तो हम उसमें से 500 कैलोरीज माइनस करके 1300 कैलोरी का डाइट का हम उसको दे सकते हैं, ताकि फैट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाए। बट उसमें भी ट्विस्ट देखना है कि अंदर जो कैलोरी डाली, चलो 1300 कैलोरी तो हो गए, पर वो 1300 कैलोरी समोसे से आ रहे हैं
क्या 1300 कैलोरी में आप क्या खा रहे हो पूरे दिन में, ये मैटर करता है। प्रोटीन ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फाइबर है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है और थोड़ा सा फैट है। अगर ये सब करके 1300 कैलोरी कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप एक वड़ा पाव मॉर्निंग, एक समोसा शाम में और 2 कप चाय लेके 1300 कैलोरी करोगे, कोई मतलब नहीं है। वेट तो कम नहीं होगा, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ देख के ही आपको कैलोरी बैलेंसिंग करना ज़रूरी होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि हम अगर बोलेंगे कि भई एक हेल्दी मील क्या होता है? यानी कि एक हेल्दी खाना क्या होता है? अगर मुझे वेट लॉस करना है, तो हेल्दी खाना क्या होता है? उसके बारे में आप बताएँगे? अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, तो उसमें हेल्दी खाना मैंने जो स्टार्टिंग में भी बताया, बैलेंस्ड मील्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है। अगर आप ये प्रॉपर बैलेंस रखते हो विद द हेल्प ऑफ गुड हाइड्रेशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप एंड लो स्ट्रेस लेवल्स, ये सब चीज़ें कंबाइन करोगे तब आपको एक हेल्दी रिजल्ट आएंगे। See, when you're focusing on weight loss or any results, basically, you should not only focus on diet. It's a part of the lifestyle. तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना है और जो बैलेंस्ड मील्स है वो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होना ही चाहिए। मैदा कम करना पड़ेगा, जंक फूड कम करना पड़ेगा, बाहर का खाना कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऑयल इंटेक कम करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बढ़िया, बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इंडियन हेल्दी स्नैक्स जो हम लोग सुने हैं ना, हम लोगों को कुछ ना कुछ मुँह में चलता ही रहना चाहिए। तो हेल्दी स्नैक्स कौन-सा आप बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें वेट जो है वो कहीं न कहीं लॉस हो या कम से कम गेन तो नहीं? सो वेरी 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 गुड क्वेश्चन कि स्नैक्स आ गया तो लोग बाहर जंक ले लेते हैं। चलो शाम का 4 बजे तो मिलाए हीट पानी पूरी और हीट समोसा वड़ा पाव, है ना। तो स्नैक्स में बहुत सारे हेल्दियर ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे कि चना हो गया, प्रोटीन ऑप्शंस आप ले सकते हो। रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाना ले सकते हो, स्वीट कॉर्न ले सकते हो, पॉपकॉर्न ले सकते हो, आप खाकरास ले सकते हो। तो ये जो शॉप्स में आपको हेल्दियर वर्जन्स मिलते हैं वो आप थोड़ा सा एक आपके पास स्नैक करके रख सकते हो। सीड्स आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा सीड्स दिखाती हूँ। सो वेर एवर आई गो आई हैव दिस सीड मिक्सचर, मिक्स सीड मिक्सचर है मेरा ये, जिसमें सनफ्लावर, पम्पकिन, सेसेमे, फ्लैक्स सीड्स, ओके, मेलन सीड। तो 1 टीस्पून भी खा लिया ना तो इवनिंग स्नैक तो हो जाएगा, पेट तो भर ही जाएगा क्योंकि फाइबर है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, है ना। तो वो आप ले सकते हो। देन यू कैन हैव खाकराज, अगर आपको थोड़ा टेस्ट बर्ड चाहिए तो खाकरा ले सकते हो आप। और सो दिस वे यू कैन ट्राई फॉर सम हेल्दियर वर्जन्स। या कुछ नहीं बाहर हो तो आप फर्मेंटेड फूड जैसे इडली डोसा ले लो या सैंडविच ले लो। दिस आर मच मच बेटर वर्जन्स देन द जंक फूड। चलिए बढ़िया। अच्छा, मुझे ये चीज़ थोड़ा बताएँगे कि अगर हम लोग हमारे इंडियन ट्रेडिशनली जो हम लोगों का खाना होता है, तो डाइट होता है, उसमें हम क्या चीज़ें हम लोग हमारे खाने के प्लान में या लें कि जिससे हमारा वेट जो है वो लॉस रहे या वेट कम से कम गेन नहीं हो पाए? तो थोड़ा-सा उसके बारे में आप थोड़ी टिप्स देंगे? ऑलरेडी बताया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आप रोटी हो गई, चावल हो गया, है ना, कॉम्प्लेक्स लेना है। आप मल्टीग्रेन ले सकते हो या आप ओट्स ले सकते हो, है ना। ओट्स बहुत ज़्यादा अभी आज लोग ले रहे हैं आजकल, बिकॉज इट इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर, ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं। मिलेट्स ले लो, जैसे कि रागी हो गई, जवार बाजरा हो गया, इसके आटे की रोटी बना सकते हैं, भाकरी बना सकते हैं। सो दैट यू कैन। प्रोटीन में जैसे मैंने बोले कि दाल हो गया, लेंटिल्स हो गए, पनीर हो गया। नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन, फिश, एग्स ले सकते हैं। फैट्स में जैसे लिमिटेड क्वांटिटी बट हेल्दी फैट्स यू शुड कंज्यूम इन योर डाइट। और फाइबर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेना ज़रूरी है। तो अगर ये सब चीज़ें हेल्दी है, ये लेते हो, बाहर भी अगर आप जा रहे हो तो देखो कि फ्रूट सलाद ले लो, फ्रूट प्लेटर ले सकते हो, या फिर जो हेल्दियर वर्जन्स है वो ले सकते हो। बहुत कुछ मिलता है आज मार्केट में। अगर आप हेल्दी देखने जाओगे तो हेल्दी दिखेगा। अगर आप देख रहे हो कुछ खराब ही खाना है तो फिर आप कितनी भी बाजू में हेल्दी चीज़ें हो वो अवॉइड ही होगी, जो चाहिए वही खाओगे। सो यू हैव टू बी पिकी इन दिस थिंग्स, क्योंकि आपको अभी ये प्रोज एंड कॉन्स की नॉलेज जैसे ही होनी शुरू हो जाती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दियर वर्जन्स पे स्टिक होना शुरू हो जाते हैं। बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि है ना, ये जो मीठा खाने की बड़ी क्रेविंग रहती है, मीठा खाने की बड़ी इच्छा होती है और मैं तो मतलब
ऐसा है कि वो मीठा बस दिख जाए तो मैं खा लूँ, और ऐसा होता है कोई लिमिट नहीं होती है, बस ऐसा है कि खाते जाओ। तो वो जो क्रेविंग होती है, अब वो खा तो लिया है, उसके बाद में फिर वेट गेन होना है या आगे अगर हम देखेंगे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये क्रेविंग से रिलेटेड कुछ बताइए कि हम जो है कि भाई मीठा भी लगे और कहीं न कहीं हेल्दियर भी रहे, ऐसा कुछ है? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो पहली बात तो मैं जैसे बताया कि स्वीट्स 90% स्वीट्स इंडिया में शुगर से बनते हैं, है ना, और घी से बनते हैं। तो शुगर जो है वो सिंपल होता है, इंस्टेंट रिलीज हो जाता है, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बट इंस्टेंट लो भी हो जाता है ना। तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अगर आप डेली कंजम्पशन है तो उसको हफ्ते में एक आध बार तक लिमिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फिर भी बहुत सारे स्वीट टूथ वाले लोग होते हैं जिनको खाना खाने के बाद थोड़ा सा स्वीट चाहिए या एक बीच में स्नैक में चाहिए, तो नेचुरल स्वीट्स जो रहते हैं जैसे खजूर हो गया, जैगरी हो गई, ओके, ये आप ऐड कर सकते हो आपके डाइट में। तो वो क्या करेगा ना, आपका क्रेविंग्स जो है वो कम करेगा। सो दैट वे यू कैन कंट्रोल योर शुगर क्रेविंग्स ऑल्सो, बट यू कैन ऑल्सो फुलफिल योर स्वीट टूथ, तो थोड़ा बेटर फील। और एक वर्जन है और एक चीज़ है जो एक्चुअली स्वीट नहीं है बट आपकी क्रेविंग्स को कम करने के लिए हेल्प करेगा, दैट इज वॉलनट। वॉलनट का अगर आपने शेप देखा हो, इट लुक्स लाइक अ ब्रेन, है ना, आपके ब्रेन के शेप जैसा रहता है वॉलनट। तो आपके ब्रेन को सटाइटी फीलिंग देने का काम जो है वो वॉलनट देता है। तो आपको कभी भी स्वीट टूथ क्रेविंग हो रही है और आपने एक वॉलनट खा लिया, बहुत इफेक्टिवली आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएगी एंड यू विल गेट लोड्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड यू विल फील मच बेटर देन सटाइटी। आपको ट्राई करके देखिए, मुझे बताइए। स्नेहा जी, अभी हम एक रैपिड फायर राउंड शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको बस शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सवाल हो जाता है, टी और कॉफी दोनों में से कौन सा हेल्दी है? टी, बेटर टी। टी इज बेटर कंपेयर टू कॉफी। अच्छा, टी या ग्रीन टी? ग्रीन टी। हेल्दी में, हेल्थ में देखें, राइस और ब्राउन राइस दोनों में से कौन सा हेल्दी ब्राउन राइस। है? वीट या मैदा, यानी कि गेहूं या मैदा, दोनों में से कौन सा हेल्दी है? वीट। अगर हम जंक फूड खाते हैं उसमें अगर हम लोग देखेंगे या तेल वेल की चीजें खाते हैं, हेल्दी कौन सा है, बेसन या मैदा? बेसन 100%। ऑयल, घी, चीज और बटर, इनको आप अगर देखेंगे कि कौन सा हेल्दी सीक्वली फर्स्ट कौन सा आएगा, ऑयल, घी, वीट और बटर, ये तीनों में से अगर ये चारों में से देखेंगे, आप सीक्वली कैसे इनको अरेंज करेंगे? फर्स्ट इज घी, सेकंड इज ऑयल, थर्ड इज चीज एंड फोर्थ इज बटर। अच्छा, हेल्दी कौन सा है, शुगर या जैगरी, यानी कि शक्कर या गुड़? गुड। अच्छा स्नेहा मैडम, एक लास्ट सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं सुबह उठते हैं, गर्म पानी या गुनगुना पानी लेते हैं, उसमें नींबू है, कभी हनी है, वो डालते हैं, मिक्स करते हैं, पीते हैं कि भाई हमारी जो फैट्स है वो कम हो जाए। तो ये सही है या मिथ है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? सी क्या होता है कि आप जब रात भर सोते हो, मॉर्निंग में टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी में, तो उसको निकालने का काम ज़रूरी होता है, जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटॉक्स वाटर। ओके, तो जैसे आप लोग कर रहे हैं नींबू पानी या हनी वाटर, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। बहुत सारे अलग अलग वर्जन है डिटॉक्स वाटर्स के, जैसे जीरा वाटर है, हल्दी का पानी है, या फिर दालचीनी सिनेमन वाटर, मेथी वाटर। सो इट इज़ अ वेरी गुड वर्जन टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स, और आपका जो पर्टिकुलरली मेडिकल कंडीशन है उसको टारगेट करने के लिए ये हेल्प करता है। और मॉर्निंग में ही क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है बॉडी, एब्जॉर्प्शन जो है वो हाईएस्ट होता है, पीक पे होता है। ओके, इसके लिए मॉर्निंग टाइम में डिटॉक्स वाटर इज ऑलवेज हेल्पफुल, नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस बट कवरिंग ऑल योर मेडिकल कंडीशंस। अच्छा स्नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। स्नेहा जी, बस आप 1 मिनट में आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर आप कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है या आपकी गाइडेंस चाहता है, तो आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं प्लीज? यस, 100%। मेरा फर्म है न्यूट्रामिल डाइट स्टूडियो। मेरी खुद की वेबसाइट है www.nutramil.in, और मैं पूरा ऑल इंडिया, पैन इंडिया, ग्लोबल ऑपरेट करती हूँ। तो अगर आप मेरा ईमेल आईडी और मेरा जो वेबसाइट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप शेयर करते हो तो आई थिंक आई कैन रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल एंड आई कैन हेल्प देम टू अचीव देयर फिटनेस गोल्स इन अ वेरी हेल्दी वे।
बढ़िया स्नेहा जी, बहुत अच्छा लगा। आपकी जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका वेबसाइट है, आपकी डिटेल जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो किसी को भी आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो वो आपको अप्रोच कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो स्नेहा जी आप आए, आपने अपना टाइम दिया। ये जो है हम लोग आगे इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएँगे, क्योंकि हमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है। ये क्योंकि ये जितने भी सवाल है जेनरिक, जो पब्लिक है, जो लोगों के सवाल हैं, उससे रिलेटेड है। तो आप आए, अपना आपने टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमने देखा कि स्नेहा गीते मैडम जो हैं उन्होंने हमें न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आगे भी इसी प्रकार के हम लोग और एपिसोड्स आप लोगों के लिए लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी दूसरे गेस्ट आएँ अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप फीडबैक में ज़रूर मेंशन कीजिए। आपका जो फीडबैक रहेगा वो हमारे लिए अमूल्य रहेगा, अनमोल रहेगा, क्योंकि वहीं से हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हम आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।